तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम करने वाले हैं थोड़ी सी पढ़ाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पर। तो शुरू करते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जानने से पहले हम देखते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था? ऑक्सीडेशन भी होता था, रिडक्शन भी होता था, इसलिए इसको रिडॉक्स कहते थे। ऑक्सीड रिडक्स रिडॉक्स में अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता था और रिडक्शन होता था, यानी कि अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक स्पेशल केस है रिडॉक्स रिएक्शन का, कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इन अ रिएक्शन undergoes both oxidation and reduction to form two different compounds और products। तो टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो ये होते हैं, इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी बात करेंगे। तो कुछ एग्जांपल में सबसे कॉमन हमारा एग्जांपल रहता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का H2O2। H2O2 डिसोशिएट हो जाता है, H2O में कन्वर्ट हो जाता है और हाफ O2 ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो H2O2 का अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या था इसमें, तो वो था -1। -1 इसमें था, ठीक है। अब इसमें क्या है इसका नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें -2 है, इसमें 0 है। तो हम देख सकते हैं कि ये -1 से -2 में गया, -1 से ही 0 में गया, यानी कि ये पहले रिड्यूस भी हुआ और ये ऑक्सीडाइज भी हुआ, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली इसका एक ही एटम, एक ही एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल। अब हम थोड़ा दूसरा लेते हैं एग्जांपल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब रिएक्शन याद रखना कॉम्प्लेक्स है। कि 3HNO2 एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है और बना लेता है HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O। यानी कि अगर हम इन सबके ऑक्सीडेशन निकालें तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नाइट्रोजन का, वो आएगा +3। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नाइट्रोजन का, वो आएगा +5। यहाँ आएगा +2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये +3 से +5 में जाकर ऑक्सीडाइज हो रहा है और +3 से +2 में जाकर रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये भी साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त पे रिड्यूस हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तीसरा। तीसरे एग्जाम्पल में क्या होता है कि ये हमारा ऑसवाल्ड प्रोसेस में काम आता है। इसमें हम क्या करेंगे, NO2 को डिसॉल्व करेंगे वाटर में। जब हमने NO2 को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो प्रोडक्ट बना वो बना HNO3। NO2 एक गैस थी, ब्राउन कलर गैस। HNO3 बना यहाँ पे और बना NO गैस। NO गैस ये बाहर निकल जाती है सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का यहाँ पर, और अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +5, यहाँ पर है +2। तो यहाँ पे फिर से वही हुआ, +4 से +5 में कन्वर्ट हो गया, +4 से +2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी है और ये भी है। तो हमने बेसिक बेसिक एग्जांपल देख लिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। हाँ, अब हम देखते हैं इसके कुछ ऐसे एग्जांपल, एक ऐसा हम टेक्निक देखते हैं जिससे कि हम आसानी से बता पाएं कि वाकई में डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। काम की चीज़ तो वाकई में यही है कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एक जनरल इसका वो होता है, रूल होता है, रूल कह सकते हैं, जो भी है ट्रिक समझ सकते हैं इसको, कि अगर कोई फॉस्फोरस का कंपाउंड है वो डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है। देखिए एक बार बता दूं कि नॉन मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं
वो जनरली बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। तो फास्फोरस अगर होगा बेस की प्रेजेंस में तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, मतलब फास्फोरस का कोई भी कंपाउंड है ना, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा किस तरह से कि वो पहुंच जाएगा +5 में ऑक्सीडाइज होके और रिड्यूस होके पहुंच जाएगा -3 में। ऐसे सल्फर का कोई कंपाउंड हम देखें तो ये चला जाएगा +2 में और नीचे जाएगा तो -2 में चला जाएगा। अगर कोई हेलोजन देखें हम, कोई हेलोजन देखें तो अगर कंडीशन है कि जो बेस दे रखा है वो डाइल्यूट है, ठीक है, ये बेस डाइल्यूट है, तो क्या होगा, या फिर कोल्ड है, कोल्ड कंडीशंस दी हुई हैं, कोल्ड या डाइल्यूट, तो ऊपर जाते वक्त ये +1 में जाएगा, नीचे आते वक्त ये -1 में आएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपको दे दी गई है कंडीशंस हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड क्या, बेस, तो ये ऊपर जाते वक्त पहुंच जाएगा +5 में और नीचे जाते वक्त -1 में आएगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था, इसको हमेशा याद रखें तो अच्छा है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है रिएक्शंस में। अब हम देखते हैं इसी की बेस पे, मतलब इसी की बेसिस पे कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल मैंने लिया मान लीजिए ClO नेगेटिव आयन लिया या NaClO ले लिया। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम जानते हैं कि ये क्लोरीन का कंपाउंड है, ये वाला, और जो कंडीशन दे रखी है वो मैंने यहाँ पे चलिए यहाँ पे कंसनट्रेटेड कंडीशन दे देते हैं, कंसनट्रेटेड कंडीशन दे दी है। तो हम इधर देखेंगे कि अब क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है तो ये +5 में जाएगा और -1 में जाएगा। अगर +5 में जाता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, NaClO3, और अगर -1 में जाता है तो बनता है सिंपली NaCl, क्योंकि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इस वाले क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ठीक है, जबकि शुरुआत में यहाँ पे थी +1, तो +5 और -1 में चला गया। इस छोटी सी टेक्निक को इस्तेमाल करके हमने आसानी से पता लगा लिए कि प्रोडक्ट क्या होंगे। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप लोग खुद ही ट्राई करें, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। CaOH प्लस क्लोरीन गिव्स व्हाट। तो ये क्वेश्चन है, या इसमें आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, बस अब प्ले करते हैं। चलो, हमने क्या देखा यहाँ पे कि क्लोरीन था, क्लोरीन जैसे ही देखा पता चल गया कि क्या था, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने केस में क्या करेंगे कि ये क्या है, एक्चुअली ये एक बेस है, बेसिकली ये एक बेस है और क्लोरीन तो क्लोरीन है। अब अपन इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, NaOCl। यहाँ पर अपन ये वाली कंडीशन देखेंगे कि ये NaOCl बनेगा और साथ में सॉरी NaOCl नहीं बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कैटायन जो है वो कैल्शियम है, तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस CaCl2। एक तरफ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई जैसा कि यहाँ लिखा है और एक तरफ इसकी -1 हो गई। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है इसको मैं एक बार पूरी लिख देता हूँ पूरी तरीके से, CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रिएक्शंस काफ़ी आती हैं एग्जाम में।
तो अब हमने ये देखा, हाँ, तो अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन, जो कि ऊपर वाले जो हमने अभी कंसेप्ट देखा कि फॉस्फोरस +5 में जाएगा -3 में जाएगा, उसका एक एक्सेप्शन है, और इस रिएक्शन को आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस यानी कि P4, वाइट P4, white P4 when reacts with white P4 when reacts with base 3NOH in aqueous solution gives us pH3 plus pH3 plus NaHPO2, सॉरी NaH2PO2, NaH2PO2, और इसके जो मोल्स बनते हैं वो 3 मोल बनते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि रिएक्शन एग्जाम में काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसमें वो जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें -3 तो बनता है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, बजाय ऊपर वाले रूल के। ऊपर वाले रूल में जैसा कि बताया गया था कि यहाँ +5 होनी चाहिए थी, लेकिन ये +5 इस केस में नहीं होती, बाकी सारे केसेस में हो जाती है। तो ये हमारा था इसका एक्सेप्शन, ये बिल्कुल हमें हमेशा याद रखना है। तो और एक और एक्सेप्शन है, एक और एक्सेप्शन है वो हलोजेंस के लिए, कि हलोजेंस में जो फ्लोरीन होता है ना, इसमें तो आपको हर चीज़ में एक्सेप्शन दिखेगा, फ्लोरीन में हर चीज़ में लगभग एक्सेप्शन दिखता है। जो ऊपर वाला जो फर्स्ट पीरियड का जो आपका एलिमेंट होता है, हर ग्रुप में आप देखोगे कि वो बाकी सबसे अलग होता है। जब आगे पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम भी ये देखेंगे। वैसे तो क्या होता है कि वैसे क्लोरीन पानी में जब जाता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है उससे जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं HOCl और HCl। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसमें +1, ऊपर वाला रूल। लेकिन जब फ्लोरीन पानी में जाता है तब ऐसा ना होकर ये कुछ अलग ही कंपाउंड बना लेता है। ये 4HF बना लेता है अगर आप इसको 2 मोल लो तो, और O2 निकाल देता है। ये ऐसा क्यों करता है? फ्लोरीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, पानी जो कि -2 में है, मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये ऐसी रिएक्शन शो करता है। जबकि क्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये नॉर्मल डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। तो इसमें खास बात थी। तो अपन इसके थोड़े एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम, पूरी इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट ही देख लेते हैं कि क्या क्या कंपाउंड बनते होंगे। फॉस्फोरस के केस में जो हमने देखा था +5 और -3, सल्फर के केस में हमने जो देखा था +2 और -2, हाइड्रोजन के केस में जो हमने देखा था, हाइड्रोजन से कंपाउंड तो आपने देख लिए कि +1 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो OCl- आयन होता है उधर, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ClO3 नेगेटिव होता है, यहाँ पे -1 होती है तो ऑब्वियसली Cl नेगेटिव होता है। यहाँ पे फॉस्फोरस का जो +5 का जो कंपाउंड होता है वो होता है फॉस्फेट, और जो -3 का होता है वो होता है PH3। ऐसे यहाँ पर +2 का जो होता है कंपाउंड होता है, और -2 का जो होता है, -2 का तो होता है सल्फाइड, या आप कह सकते हैं कि -2 का हाइड्राइड ही बनता है एक्चुअली, तो H2S कह सकते हैं हम डायरेक्टली इसको, H2S, या इसको भी हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, H3PO4 कह सकते हैं, H3 है ये। और +2 का जो इसका कंपाउंड बनता है वो बनता है H2S2O3, S2S2O3। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड बनते हैं, यहाँ पे हमारे ये कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हीटिंग में भी शो होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर H3PO3 को हीट कर दिया ज़्यादा, या फिर मान लीजिए मैंने H3PO2 को हीट कर दिया, तो क्या होगा, +5 में जाएगा और -3 में जाएगा। +5 और -3, मतलब कि +5 का मतलब क्या, H3PO4, तो H3PO4 बना लेता है। -3 का मतलब PH3 बना लेता है। लो प्रोडक्ट्स हो गए। बैलेंस हम खुद कर सकते हैं, और मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में बता भी रखा है कि बैलेंस कैसे करना होता है इनको। इनमें हम एवरेज ऑक्सीडेशन रूल कैसे लगा सकते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रूल, ये कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, अब H3PO2 में क्या होगा, सेम सेम होगा, बस बैलेंसिंग अलग अलग होगी, बाकी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे बिल्कुल सेम बनेंगे, और PH3 गैसियस फॉर्म में निकलता है। अब यहाँ पे इनकी एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनकी डायरेक्ट बेस के साथ कैसी रिएक्शन होगी। यानी कि जैसे अगर मैंने कहा कि फॉस्फोरस की बेस के साथ कैसे रिएक्शन होगी, तो इसका एक एक्सेप्शन होता है, इसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है, सॉरी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है। अदरवाइज -3 और +5 ऑक्सीडेशन वाली स्टेट के जो कंपाउंड अपने हैं वो बनते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हो, तो आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता था क्या, H3PO2। इसका एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। आई होप आपको पता होगा मोनोबेसिक क्या होता है, जिसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। तो सोडियम उसके साथ रिएक्ट करके बना लेता है हमारा NaHPO2, सिंपल। लेकिन जो दूसरा कंपाउंड बनता है H3PO2 के अलावा PH3, वो NaOH के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं बना लेता Na3P, वो ये नहीं करता, इसलिए क्योंकि PH3 होता है स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है, इसलिए वो खुद एक बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए PH3 प्लस NaOH की जो रिएक्शन है वो हो ही नहीं पाती है, इसलिए ऐसा होता है। जबकि आप अगर सल्फर की रिएक्शन कराओगे बेस से, NaOH से, तो जो कंपाउंड बनेंगे वो बनेंगे Na2S2O3 प्लस Na2S। यहाँ पे जो बना था H2S, जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था, वो उसने क्या किया, सोडियम के साथ रिएक्ट कर ली, सोडियम आयंस के साथ रिएक्ट कर लिया और बना लिया Na2S, इसलिए यहाँ पे Na2S बन जाता है और यहाँ पे नहीं बनता। तो नॉन मेटल की कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराते हैं तो गैस रिलीज एक ही केस में होती है, फॉस्फोरस के केस में, बाकी केस में कोई गैस रिलीज नहीं होती है। हालांकि हाँ, एक केस ऐसा है HCl भी एक गैस होती है एक्चुअली, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। खैर ये हमें इस पर कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें तो कंसंट्रेट करना है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पर। तो ये हमने कुछ रिएक्शन देखी, इन सब के हमने एक्सेप्शन देख लिए क्या क्या हो सकते थे। अब एक जेनॉन की रिएक्शन रह गई है, जेनॉन ग्रुप 18 में आता है, XCF4, काफ़ी गंदी सी रिएक्शन है, और हाँ याद रखनी है, 12H2O gives us 4 xenon plus 2 XCO3 plus 24 HF प्लस ऑक्सीजन 3O2। ये रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हो क्या रहा है कि यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, यहाँ इसकी जो है वो है 0, और यहाँ पर इसकी है +6। तो हमने देखा कि ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन हमें याद रखनी है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जेनॉन भी कर सकता है, ये बताने के लिए
मैंने इस रिएक्शन को लिया, इस एग्जाम्पल को लिया। हमारी ये सारी रिएक्शन हो गई हैं, मतलब पी ब्लॉक की लगभग सारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं डी ब्लॉक की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस पर। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कॉपर का ऑक्साइड और आपको साथ में दे रखा है H2SO4 और आपको बताना है कंपाउंड क्या होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे Cu2O में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, यानी कि जब वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, देखिए जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। कॉपर +2 में रहता है मजे से, 0 में भी रहता है कॉपर मेटल, +1 में उसको बड़ी दिक्कत होती है, और खासकर एसिडिक मीडियम में +1 में उसको दिक्कत होती है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कर देता है। ठीक है, अब H2SO4 अगर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो वो डिस्प्रपोर्शनेट ना होके सीधे क्या बन जाता, Cu2+ बन जाता। लेकिन H2SO4 इज नॉट अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है और Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट लो करना अलाउ कर देता है, तो ये 0 में जाता है और +2 में जाता है। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, CuSO4 बनेगा, क्योंकि Cu2+ में अगर Cu2+ बनता है तो वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो CuSO4 बना देगा, साथ में H2O निकाल देगा और हमारा कॉपर मेटल आ जाएगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरह से हम डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स की रिएक्शन इस तरह से देख सकते हैं, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Hg22+ है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस वक्त 1 है, तो ये 0 में आना चाहता है और ये Hg2+, ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मरकरी तो लिक्विड होता है, ये लिक्विड है। तो जब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा तो Hg बन जाएगा प्लस Hg2+ बन जाएगा। तो इस तरह से ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब हम देखते हैं दो और इम्पॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो कि डी ब्लॉक में काफ़ी काम आएंगे। वो होती है 3Cr O4 नेगेटिव प्लस 8H+। मैं पहले रिएक्शन लिख इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम पहले ये देख सकें कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे देख रहे हैं, कैसे हम पता लगा रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, हमें ये आइडिया लग जाए एक बार, फिर हम प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना सीख सकते हैं। तो ये रिएक्शन है। अब आप यहाँ पे देखोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, CrO4-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे जो होगा ये +6 हो गया और ये +3 हो गया, और यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में MnO4- प्लस 4H+ gives us MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस वाटर। देखिए ये सब रिएक्शन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं इन्हें याद करने की। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या बन गया। बाकी H2O और कितने H+ लगे, कितने H2O लगे, ये सब हम निकाल सकते हैं बैलेंसिंग से, तो हमें आता होगा रिडॉक्स रिएक्शन जब हमने पढ़ा होगा तब। अब देखिए यहाँ पे ये भी +7 है, ये +7 हुआ, सॉरी ये 2- था, तो ये जो है ये +6 है, ये +7 है, ये +4। अब एक चीज़ तो आप लोगों ने नोट कर ही ली होगी पक्के से कि ये जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। होता क्या है कि हमें लगता है कि +6 बन गया, +3 बन गया,
तो ज़रूर डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ होगा और हम गलती से इसको +5 कैलकुलेट कर लेते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है सिली मिस्टेक। तो उसे ध्यान ना रखें, हम तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ओवरऑल रिडक्शन हो रहा है, हम इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। दोनों ही नीचे जा रहे हैं, यानी +7 से +6 में जा रहा है, +7 से +3 में जा रहा है, दोनों ही नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कहलाएगा, ये तो सिर्फ रिडक्शन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। +6 से एक ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी कि 7 में चला गया, एक बढ़ा दिया या 2 कम कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और एक और डी ब्लॉक की रिएक्शन है, भाई रिएक्शनों की कमी नहीं है कोर्स में, लेकिन हाँ सिर्फ इतनी ही रिएक्शन है और नहीं होगी। KMnO4 को अगर मैं हीट करूं लगभग 250 डिग्री टेम्परेचर पे, तो बन जाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। यहाँ पर भी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, +6 बन गया, +4 बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये +6 +4 दोनों ही +7 से कम है, तो ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई कंपाउंड अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो बैठा है, अब क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पहले से हाईएस्ट में बैठे हो, अब आप हाईएस्ट और लोएस्ट में क्या डिसोसिएट होगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आपको हाईएस्ट में जाना है, लोएस्ट में जाना है। अब आप पहले से ही हाईएस्ट हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो हो ही नहीं सकती। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में बैठा हुआ है वो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है वो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, या फिर मतलब जैसा है वैसा रह सकता है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसी भी हालत में शो नहीं करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही शो करते हैं जो कि अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब ये हमने देख ली सारी डी ब्लॉक की जो भी रिएक्शन हो सकती थी, या ये जो लगती है डिस्प्रपोर्शनेशन लेकिन होती नहीं है, ऐसी वाली रिएक्शन देख ली थी। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसी होती है। एक रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कानिज़ारो रिएक्शन। कानिज़ारो रिएक्शन या कैनिज़ारो रिएक्शन जो भी चलो, ये भी बेस के प्रेजेंस में होती है। हम एक एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल ना हो। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, उसको जब हम बेस की प्रेजेंस में, बेस के साथ कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है, CH3OH। ये इसने अपना सॉल्ट बना लिया, आयन बना लिया, एनायन, और ये अपना अल्कोहल बना लिया, जबकि पहले क्या था, अल्डिहाइड था। तो पहले जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ये अभी क्या हो गया, ये अभी ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है ये, और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये क्या हो गई, और एक ही चीज़ का हुआ है, तो ये हो गई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक में, ठीक है। ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन ऐसी है, CH3 CH2 रेडिकल कभी कभी बन जाया करते हैं रिएक्शन के दौरान। तो जब दो रेडिकल रिएक्ट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये है कि ये बना लें CH3 एज इट इज कंबाइंड हो जाए, एज इट इज CH3 CH2 CH3 ये बना लें, या फिर ध्यान रखना ये ना तो रेडॉक्स है, ये ना तो रेडॉक्स है, ना डिस्प्रपोर्शनेशन है, ठीक है। अब जो रिएक्शन होने वाली है वो है, हालांकि ये एक माइनर प्रोडक्ट होता है लेकिन होता तो है, प्लस CH3 मतलब कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसका पार्टनर बना देता हूं मैं, पार्टनर इसका ये है, टू हटा देते हैं यहाँ से,
पार्टनर आ गया ना यहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि या तो ये करे कि अपना रेडिकल ले और आपस में बॉन्ड बना लें, तो ये बन जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसने अपना पूरा का पूरा रेडिकल इससे दे दिया और इसने डबल बॉन्ड बना लिया और ये सिंगल ही रह गया। और जब इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इसका एक हाइड्रोजन फालतू बचेगा, ये इसने इसको दे दिया, तो ये आपका कंपाउंड ये बन गया। ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिक में डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ये रिएक्शन हो सकती है। एस ब्लॉक वाले इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। एस ब्लॉक वाले इस किसी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन को शो नहीं करते हैं। एस ब्लॉक वाले डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करते हैं। तो ये था हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में लेक्चर। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी, शुरू से देखते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में सीखा अपन ने, 3 छोटे छोटे एग्जांपल लिए जिनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये सब एनसीईआरटी की ही चीज़ें हैं। हमने एक छोटी सी ट्रिक देखी कि हम किस तरह से प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने में अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, कि कैसी कंडीशंस पे डिपेंड होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का होना, कैसे हम जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, और कैसे हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं, हमने ये भी सीखा। हमने कुछ एक्सेप्शन सीखे जो हमें हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकते हैं एग्जाम्स में, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। हमने फ्लोरीन की रिएक्शन देखी पानी से, हमने क्लोरीन की रिएक्शन देखी पानी से, और हमने फिर से ये देखा कि किस किस तरह के कंपाउंड बन सकते हैं ऑक्सीडाइज होके और रिड्यूस होके, क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। यही पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं होते। हमने देखा कि किस तरह हीटिंग से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। हमने ये देखा कि PH3 क्यों नहीं रिएक्ट करता है NaOH के साथ, क्योंकि वो स्लाइटली बेसिक होता है। हमने ये देखा कि HCF4 का एक्सेप्शन क्या है, एक बहुत गंदी सी रिएक्शन है ना। हमने ये देखा कि कॉपर किस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और ये भी देखा कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तभी डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। हमने देखा कि Hg2 किस तरह से लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब आप देखें लिक्विड होता है। इसको कई बार हम दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि मरकरी से तो हमें ध्यान आ जाता है कि लिक्विड है, लेकिन Hg लिखा होता है तो लिक्विड ध्यान नहीं आता। हाँ, तो ये हमने देखा कि Hg2 कैसे कर सकता है डिस्प्रोपोर्शनेट। और हमने ये भी देखा कि कई बार हमें ऐसा लगेगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। यहाँ पर भी कई बार होता नहीं है, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, तो इसलिए हमें हर बार चेक करके देखना पड़ेगा। +6, +7, +4, हमें हर बार देखना पड़ेगा कि +6 एक बढ़ा, मतलब एक बार बढ़ना चाहिए, एक बार घटना चाहिए, तभी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाएगा। हमने ये भी देखा कि हाईएस्ट और लोएस्ट स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होते हैं, जैसे H2SO4 है, H2SO4 में जो सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +6 सल्फर की हाईएस्ट होती है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। हमने ये देखा कि कैनिज़ारो रिएक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक में भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की किस तरह से अहमियत होती है। हमने ये देखा कि माइनर प्रोडक्ट इसका जो इस रिएक्शन का जो बना फ्री रेडिकल रिएक्शन का, वो ये था, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट था। और तो और हमने ये भी देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब ये सवाल आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सवाल आएंगे उनमें भी हमें इससे मदद मिलेगी, क्योंकि कई बार वो सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि ये था डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया था, ये बताओ कि कितने हाइड्रोजन लगे होंगे या कितने पानी के मॉलिक्यूल निकले पर मोल, है ना। तो ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो बैलेंस करना अगर आपको आता है और आप थोड़े बहुत प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो आपको इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में मदद मिलेगी। ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है, सिर्फ 1-2 ही रिएक्शन है, वो मैंने बता दी है। इनऑर्गेनिक में मेन होता है, और फिजिकल में इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो काम के होते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे, सब्सक्राइब कर देना अगर आलस ना आ रहा हो तो, है ना। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये भी आप मुझे बताइएगा। चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय।